मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुके हैं। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 जो 4 जीएस पेपर्स थे, उसके मैंने नोट्स और टेस्ट लिए थे। तो पेपर 3 पर आज जो है हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद पेपर 4, 5 और 6 पर भी आपके समक्ष चर्चा की जाएगी। आज इसके आंसर स्ट्रक्चर क्या होने, आंसर तो नहीं मिल पाएंगे इतने सारे, लेकिन क्या क्या लिखना था उसमें, उस संदर्भ में भी इस वीडियो के अंत में आपको पेजेस मिल जाएंगे, उसको जरूर देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव के भी आंसर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव काफी अच्छे थे, है ना। इतिहास में देखिए, हड़प्पा से एक जो पूछा गया था, नृत्य करती हुई लड़की का जो मूर्ति है, वो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ था, किस धातु का बना हुआ था, है ना, कांसा का था। स्थानीय स्वशासन, वो तो सब आपको पता है, चोल का है। सैन्य विभाग को दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या कहा जाता था? ठीक है, दीवान-ए-अर्च बलबन ने इसको शुरू किया था ना। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद। ये सब सिंपल प्रश्न था। दारा शिकोह का अगर आप कहें तो थोड़ा सा टफ था, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी उपरोक्त में से सभी आंसर किया है उनका सही है। नशीली दवाओं की तस्करी के लिए राजकीय आयोग 1893 में अफीम के लिए किया गया था, है ना। गांधी जी को डब्बे से जो फेंक दिया था, डरबन से कहा जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे। काफी पॉपुलर प्रश्न है। चलो, दिल्ली का प्रसिद्ध नारा जो था, वही जब आजाद हिंद फौज को लेकर के बढ़ रहे थे, अंडमान निकोबार होते हुए नागालैंड पहुंचे थे, उसके बाद जो है आपका, उसी दौरान उन्होंने दिल्ली चलने का नारा दिया था अपने आजाद हिंद सैनिकों से। उसके अलावा 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को जेल से क्यों छोड़ दिया गया था? तो सम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बहुत सारे लोग छूटे थे, उसमें ये भी शामिल थे। गया अधिवेशन, है ना, 800 आदिवासियों ने भाग लिया था। एक नया फैक्ट आप लोगों को मिला है, लेकिन गया अधिवेशन ने क्लू दे दिया है, तो 1922 आपका हो जाएगा। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है, सिंधु सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। इसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ध्यान देना था, क्वेश्चन तो सिंपल है, सबको लगा होगा चलो हम भी लिख लेंगे, हम भी लिख लेंगे, लेकिन आपका अगर कुछ ज्यादा अलग होता बाकी लोगों से आंसर, ठीक है। ये मैंने दे भी दिया था सेकंड राउंड में, हालांकि मैंने मेडाइवल और झारखंड के इतिहास को इस बार टारगेट किया था, लेकिन इधर दे दिया था विशेषता। तो उसमें जो नोट्स में आपने देखा कि मैंने सकारात्मक विशेषता, उत्पत्ति से संबंधित विशेषता, भौगोलिक विशेषता, पतन से संबंधित विशेषता, ये 2-3 जो है आपको अलग से वहां पर मिला था। बाकी जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नगर नियोजन तो आपका है ही, है ना। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ नकारात्मक विशेषता पर भी चर्चा करना था। विशेष प्रभावशाली, उसमें कौन प्रभावशाली है, नहीं है, थोड़ा सा बीच बीच में इंडिकेट करते जाना था, ताकि जो है प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर पूरी तरह से हो जाता। नहीं भी किए होंगे तो टेंशन का बात नहीं है। शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें, है ना। उपलब्धि और योगदान दोनों आपको चर्चा करना है। तो योगदान तो आप समझ ही रहे हैं कि साम्राज्य जो आपका हिचकोले खा रहा था दिल्ली सल्तनत के बाद, है ना, हुमायूं इसको बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कर पाया था, बाबर और हुमायूं। शेरशाह ने इसको क्या किया, बहुत ही सुदृढ़ कर दिया। तो यहाँ पर दो पक्ष था, एक साम्राज्य विस्तार था और दूसरा जो आपका था कई आर्थिक सुधार, ठीक है। बाकी भी बहुत सारे चीज थे, लेकिन यहाँ पर आपको साम्राज्य विस्तार के साथ मैप वगैरह देना था। और सुधार में जो था आपका राजस्व सुधार को, कृषि सुधार इत्यादि को महत्व देना था। कानून व्यवस्था में उसने क्या सुधार किया था, लेकिन लास्ट वाले को भूल न जाना था, ठीक है। यानी कि आलोचनात्मक परीक्षण, उसके जो भी कार्य थे वहां पर क्या क्या आपको कमी लगती है, ये प्रश्न तो मैंने कराया भी था, ठीक है। क्या क्या आपको कमी लगती है उसका आपको परीक्षण करना था, ठीक है। परीक्षण में क्या हुआ, एग्जामिन करना था, क्रिटिकली एग्जामिन। आलोचना कर दीजिए, ठीक है। पुरनमल वाले में आप आलोचना कर सकते हैं, और भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, अभी बहुत सारे डिस्कशन करना इसलिए समय नहीं है, और लास्ट में मैंने दे ही दिया है कि किस तरीके से लिखना था। एग्जामिन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या
जो आलोचना आपने किया या जो भी शेरशाह के कृत्य थे, उपलब्धियां, योगदान, वो सही था या गलत था? ठीक है, आपके विचार से जो उसका आलोचना है वो सही था या गलत था, तो उसका आपको परीक्षण कर देना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, एमजी की भूमिका क्या थी? तो यहाँ पर देखिए, सावधानी आपको रखना है। ये भी देखने में एक नजर में बहुत ही इजी प्रश्न लगता है, वास्तव में ये इजी उतना है नहीं, क्योंकि चाहे मैक्सिमम लोगों ने, हो सकता है कि आपका सिंधु घाटी की विशेषता और महात्मा गांधी की भूमिका जो है सुन लिया होगा। मैक्सिमम मुझे संभावना लगता है यही चीज इसको टफ बनाता है इस दोनों प्रश्न को। बाकी लोगों से आपका उत्तर जो है कैसे अलग हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी था। जिन्होंने भी सिंधु घाटी या महात्मा गांधी लिखा है, उसका उत्तर जो है, जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है अंत में, अगर उसके अनुसार लिखे होंगे तो बहुत ही बेहतर मार्क्स आएगा, निश्चिंत रहिए, भले ही अधिकांश लोगों ने इसे लिखा हो। इसमें देखिए क्या करना था आपको, महात्मा गांधी की भूमिका में राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कौन कौन से वे तत्व थे, जब महात्मा गांधी कैसे गए अफ्रीका, नहीं गए उससे मतलब नहीं, वहां जब गए तो उन्होंने क्या क्या कुछ ऐसा किया जिसका प्रभाव जो है बाद में राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा, उसको थोड़ा सा 2-3 लाइन में जरूर आपको लिख देना था, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना था। उसके बाद इधर आपको आना था 1915 में, जब वो उतरते हैं 9 जनवरी 1915 को, तब यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट चरण में 2 पार्ट में कर देते। अपना तरीका आपका भी हो सकता है लिखने का, उसमें दिक्कत नहीं है, मैं बस अपनी ओर से बता रहा हूँ, तनाव नहीं लेना है। सहयोगी गांधी, असहयोगी गांधी। तो सहयोगी गांधी कब थे? तो 15 से 19 तक थे, ठीक है। इस दौरान उन्होंने क्या किया? तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन जो था उसका हल्का हल्का चर्चा कर देते, राष्ट्रीय आंदोलन में ही योगदान है। उन्होंने सिखाया, ठीक है, कि भय मत करो, क्लियर, पहले डर को निकालो, और आपस में एकता जरूरी था। अंग्रेज जैसी शक्ति से लड़ने, और अहिंसा के द्वारा आप लड़ सकते थे, शस्त्र उठा करके नहीं लड़ सकते थे, अन्यथा हम लोग तुरंत जो है दबा देते, ठीक है। इसके बाद जो आपका दूसरा चरण आता है, ठीक है, तो असहयोगी गांधी का अगर पार्ट्स हम करते हैं तो 3 स्पष्ट पार्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। एक आपका एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। दूसरा सीडीएम, ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा क्यूआईएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। सिर्फ यही तीनों का वर्णन नहीं करना था। देखिए यहाँ पर सुविधा जब होता है, जब कंप्लीट आपका दे दिया जाता है, महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें तो लिखना तो आसान होता है, लेकिन हर चीज को समाहित करना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। तो यही तीनों आंदोलन असहयोगी गांधी में लिखने से नहीं चलेगा, ठीक है। उनका जो रहस्यात्मक व्यक्तित्व था, ठीक है, जो सभी लोग समझ नहीं पाते थे, कांग्रेस पर उनका जो बहुत ही कड़ा नियंत्रण था, 1942 में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति कांग्रेस की कमेटी नहीं देती है तो मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। पार्टी से वे नहीं थे, पार्टी उनसे था, ठीक है। इसलिए कांग्रेस इस तथ्य को भी शायद समझती थी, भारत छोड़ो आंदोलन को मिला ना। तो यहाँ पर जो आपको तीनों आंदोलन के बारे में लिखना है, पहला, दूसरा जो आपको सेक्शन में जाना है, जो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जो आपका उनका इसमें भी योगदान था कि जो आपका असहयोग आंदोलन था और सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उन दोनों के बीच में कुछ रचनात्मक कार्यक्रम हुए थे, याद है ना, ठीक है। उसको भी जिक्र करना था, उसको आप राष्ट्रीय आंदोलन से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब आपका सीडीएम हो जाता है और उसके बाद क्यूआईएम आता है, तो उसके दोनों के बीच भी उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम कुछ कुछ कराया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी उन्हीं के निर्देश पर हुआ था, ठीक है। यहाँ तक कि जो 1923 में स्वराज पार्टी ने आपका चुनाव लड़ा था, वो भी उन्हीं के उनसे निर्देश लेने के बाद ही लड़ा था, ठीक है। जब तक गांधी जी की स्वीकृति नहीं मिली वो लोग आगे जो है नहीं बढ़े थे, ठीक है। इन सारे चीजों को आपको देना है, और जो भी आंदोलन के बारे में आप जब लिखते हैं तब आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से गांधी जी आंदोलन को रोक देते थे, ठीक है, उसके बाद पुनः शुरू करते थे, क्योंकि उनको लगता था
कि एक ही बार जो है आप शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंच सकते हैं, रुकना ही पड़ता है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह लगातार आंदोलन नहीं कर सकता है, ठीक है। हर चीज घर परिवार छोड़ करके रेगुलर वो उस चीज को समझते थे, इसलिए वो रोक दिया करते थे, हालांकि आलोचना के पात्र भी बनते थे, लेकिन उनका कहीं से ये सब गलत निर्णय नहीं होता था, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को जो है आपको हर तरफ से बहुत ही प्रभावी तरीके से एक अरेंज करके लिखना था। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों का संघर्ष ने अपना उग्रवादी और हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया है। मैंने कहा था कि इस बार ताना भगत आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। वास्तव में प्रश्न जो है ताना भगत आंदोलन का ही है, और साथ ही मैंने कहा था बिरसा मुंडा जो है आंदोलन, ये जो है हमेशा एवर ग्रीन टॉपिक रहेगा झारखंड के लिए, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी बहुत ही महत्व है बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्नों का, ठीक है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात, उसके बाद, है ना, संघर्ष ने उग्रवादी हिंसात्मक स्वरूप को त्याग दिया। पहले तो ये प्रश्न कहना चाह रहा है, इस प्रश्न का डिमांड है कि बताइए कि कैसे जो है आदिवासी आंदोलन उग्र और हिंसात्मक था बिरसा मुंडा तक, ठीक है। हालांकि उसको ज्यादा महत्व नहीं देना है, लेकिन शुरुआत वहीं से हो। भूमिका तो लिखी, हाँ, भूमिका के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे प्रश्न कोई भी रहे तो प्रश्न के सारे आयाम को आपको भूमिका में समाहित करना है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे इसी का उदाहरण लेते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन से पहले किस तरह से उग्रवादी और हिंसात्मक था, एक आध लाइन उसका भी रहना चाहिए। किस तरह से बाद में शांतिपूर्ण हो गया, उसका भी एक आध लाइन रहना चाहिए। तो ये ताना भगत आंदोलन को ही करना था, और किस तरीके से ये आपका राष्ट्रवादी हो गया था या अहिंसात्मक हो गया था, शांत पड़ गया था, ठीक है, शांति संवैधानिक हो गया था, क्लियर। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर आप कर सकते थे। इसमें जो विशेष रूप से क्वेश्चन आपका अभी मैंने पढ़ा कि 800 आदिवासियों ने भाग लिया था 1922 के गया अधिवेशन में, ठीक है, इस पॉइंट्स को भी आप जोड़ सकते थे। और ताना भगत वाला जो 400 रुपया का थैली दिया था गांधी जी को ताना भगतों ने, उससे आपको फिनिश कर सकते थे, ठीक है। और बाकी ताना भगत में तो नोट्स दिया ही गया था। वेगनर के अनुसार महाद्वीप किधर प्रवाहित हुए, ठीक है, तो क्लियरली मैंने बता ही दिया था। एक पावर भूमध्य रेखा की ओर चल रहा था, दूसरा ज्वारीय शक्ति के कारण पश्चिम की ओर, ठीक है। शीतोष्ण चक्रवात 35 से 65 दोनों सेक्शन में, ठीक है, 35 डिग्री से 65 डिग्री। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान ये लगभग 27 डिग्री होता है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना पड़ता है, 74 डिग्री के आसपास आएगा। कारगिल नदी किस कारगिल शहर जो है किस नदी के किनारे है। कारगिल तो काफी चर्चित रहा था। जम्मू कश्मीर यूटी जो है चाहता था कारगिल उसके साथ रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे लद्दाख के साथ रखा था भौगोलिक समानता के कारण। अब कारगिल जो है इतना आगे है, सियाचिन के पास से लगभग, है ना, पूरा नॉर्थ इंडिया में है, तो ऑप्शन बहुत सारा यहाँ छट जाता है, ठीक है। घबराने का उसका बात नहीं था, अगर नहीं भी आप जानते थे तो ऐसा नहीं कि घबरा करके इसको छोड़ देना था या गलत मार देना था, उसका कुछ नहीं था। तैयारी जो है आपका, तैयारी जब आप ज्यादा करते हैं तो एलिमिनेशन अपने आप होने लगता है। यहीं पर आप देखिए कारगिल नदी, तो अगर आपका दिमाग में केवल इतना है, ठीक है, कि कारगिल इस जगह है, तो सतलज तो यहाँ पर है ना। तो सतलज जब यहाँ है तो सतलज तो होगा नहीं, झेलम यहाँ पर है ना, ये भी नहीं होगा। और क्या था, चेनाब, ठीक है, चेनाब तो और नीचे है, बीच में है, ठीक है। तीन तो आपका एलिमिनेट हो गया। शुरू आप नहीं भी जानते थे तो शुरू हो गया आंसर, क्लियर। इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाइए। निम्नलिखित में कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, ये निश्चित रूप से टफ क्वेश्चन था। अंदाजी अगर सही हो गया, क्योंकि सारे राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई तो आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे आप याद किए होंगे तो चलिए मिल गया होगा। तो NH48 जो आपका इसका होगा, द्वितारक कल्पना, ठीक है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जो है, ये तो आप काफी डिटेल में पढ़े थे।
ज्योग्राफी में, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति वाले सेक्शन में रसेल होंगे। नेक्स्ट जो है ह्यूगेन का निर्माण, ये तो आप जानते भी हैं कैसे निर्माण होता है, पवन के द्वारा, ठीक है। हाँ, 2011 के हिसाब से झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों, तो मैंने याद करने को नोट्स में दे ही दिया था जनजातीय जनसंख्या का वितरण, तो उसमें जो ऊपर वाले 3 हैं तो मिल रहा खूंटी सिमडेगा गुमला से, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। झारखंड में कहां पर सर्वाधिक सिंचित भूमि है, तो यहाँ पर प्रतिशत में पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आपका काम जो है आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी सिंचित भूमि वहां होगा जो आपका मैदानी क्षेत्र होगा, ठीक है, सिंचित क्षेत्र। अगर प्रतिशत पूछता तो शायद प्रॉब्लम भी आता, तो भी नहीं आता। तो यहाँ पर रांची, पलामू, हजारीबाग सिंपली है पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो गढ़वा आपका एक बचता है, तो गढ़वा की संभावना अधिक है, 100% मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि नलकूप हुआ या नहर हुआ, इस कुआं हुआ, तो इसके अनुसार जो है हर जगह आंकड़ा मिलता है, ठीक है। क्षेत्रफल और प्रतिशत के अनुसार एक्यूरेट आंकड़ा इधर नहीं मिल पाया है। चलिए अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। चलिए आ गया आपका साइक्लोन, और इस बार दिया है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, इंडिया से रिलेटेड है। अब यहाँ पर पहला जो डालता है मौसम का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मौसम में केवल ये नहीं होता है कि वर्षा होता है, ये होता है, लिख करके हटा दिए, बहुत कुछ इसमें लिखा जा सकता है। और उत्पन्न कहाँ होते हैं, तो पहले उत्पन्न को नहीं लिखिए, जो मौसम अगर लिखा हुआ है पहले मौसम लिखे, पहले एक भूमिका दीजिए जिसमें मौसम, उत्पत्ति और कौन से मार्ग से गुजरते हैं, ठीक है। इसको मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से, काफी इजी और अच्छा प्रश्न था। तो चक्रवातों का मौसम का विवरण, तो पहले जो आप भूमिका लिख दिए मेन बॉडी पार्ट में, पहला सेक्शन जो आएगा चक्रवातों से मौसम लिख करके एक हेडिंग देके लाइन टान दीजिए। उसके बाद जो जो मौसम मैंने बताया नोट्स में तो आपका है ही, तो अभी क्या क्या इसमें लिखना है, तो एक तो सामान्य रूप से आप मौसम लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर वर्षा होता है, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, बादल कैसे चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद आपको स्पेसिफिक मोड में जाना है, इट मीन्स आपको हरिकेन से कैसा मौसम होता है, टोर्नेडो से कैसा मौसम होता है, सारा लिख दीजिएगा। हो गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मौसम। और 750 वर्ड में लगभग यहाँ पर 300 वर्ड आप खर्च कर सकते हैं, 350 वर्ड। चक्रवात ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना, मौसम में 350 तक कर सकते हैं। चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसके कंडीशंस हेडिंग दीजिए, चक्रवात की उत्पत्ति, जो जो लिखना है अपना लिख दीजिए। समुद्र का जो कंडीशंस होता है, उत्पत्ति में क्या चीज शामिल नहीं होता है, सारा चीज नोट्स में आपका लिखा हुआ है। प्रायः ये किस मार्ग से गुजरते हैं, ठीक है। तो मार्ग से गुजरते हैं, इसको थोड़ा समझना था, इसको कुछ नहीं करना था। कहाँ कहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार है, ठीक है। शीतोष्ण का तो क्लियर है मार्ग, ठीक है। इसका मार्ग तो फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ खास स्पॉट्स हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होकर के तटीय क्षेत्र में आते हैं। तट क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंदर तक ये अपने अस्तित्व को बरकरार नहीं रख पाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। आराम से आपका 700 750 वर्ड्स में अच्छी तरह से मैप वगैरह बना करके वर्ल्ड का दे दीजिए कि कौन कौन जगह जो है चक्रवात केवल पाया जाता है, वही उसका मार्ग हुआ। वार्षिक वर्षा का वितरण और इसकी प्राकृतिक वनस्पति में अंतर संबंध को स्पष्ट करें, ठीक है। देखिए वार्षिक वर्षा का जो वितरण है और संबंध, अंतर संबंध प्राकृतिक वनस्पति का, अगर दोनों को एक साथ लेकर के चलिएगा थोड़ा होचपोच किस्म का हो जाएगा, बेहतर होगा पहले वार्षिक वर्षा का वितरण लिख दीजिए, फिर वनस्पति के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अंतर संबंध, अंतर संबंध एक टेबल बना करके भी दे सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर इतना वर्षा है तो ऐसा वनस्पति है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, थॉर्नी फॉरेस्ट होगा अगर आपका 50 सेंटीमीटर से कम है। और डेसिडियस फॉरेस्ट जो है इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, क्लियर। एक जो आपका है 50 से 100 सेंटीमीटर जो रेन शेडो एरिया है ना,
साउथ इंडिया का जो रैन शेडो एरिया है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ये आरएसए हो गया। यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो रैन शेडो एरिया में जो है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, ठीक है, या फिर सवाना किस्म का भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस साइड जो आपका है पठारी इलाका सब में, यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, वेट वाला, है ना। इधर आपका थॉर्नी फॉरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सब वर्षा से कैसे आपका रिलेटेड है, यहाँ एवर ग्रीन होगा क्योंकि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, इधर भी एवर ग्रीन होगा क्योंकि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो वहां पर आपको पूरी तरह से फिर थर्ड स्टेप में दोनों के बीच संबंध को बता देना था। आंसर आपका हो गया। अगला जो प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग के स्थापना और विकास में सहायक कारकों की समीक्षा करें। समीक्षा करना है आपको, क्लियर, इवेल्यूट, ठीक है, इवेल्युएट करना है आपको, समीक्षा करना है। तो यहाँ पर देखिए लौह और इस्पात उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग के वितरण को यहाँ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, देखिए स्थापना और विकास में सहायक कारक। तो आपका तो लौह इस्पात उद्योग तो झारखंड में भी पढ़ाया गया था। मान लीजिए मैंने इंडियन ज्योग्राफी को टच नहीं किया था इस बार, फिजिकल से तो आ ही गया है, झारखंड से भी आ ही गया, झारखंड का कोयला वाला तो बताए ही थे, तो 2 प्रश्न आ गया है। लेकिन बाय द वे लोहा इस्पात भी किसी को लिखने का इच्छा कर गया तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, है ना, क्योंकि जो झारखंड के लिए भौगोलिक कारक है, बोकारो और टाटा के लिए, बाकी इस्पात कारखानों के लिए भी वही भौगोलिक कारक है, ठीक है। भौगोलिक एवं अन्य कारक स्थापना और विकास में, ठीक है। तो यहाँ करना क्या था, यहाँ पर आपको वितरण तो नहीं दिखाना था, लेकिन एक मैप बना करके सारे स्टील प्लांट्स, चाहे विशाखापट्टनम हो, भद्रावती हो, जमशेदपुर, बोकारो, बिलासपुर, भिलाई, है ना, जो भी आपका है सारे को दिखा, राउरकेला हो गया, सारे को दिखा देना था। उसके बाद उन सारे, जैसे जमशेदपुर का एक उदाहरण लेते हैं, जमशेदपुर में कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावी हैं, ठीक है, उसको सुंदर सा स्ट्रक्चर बना करके दिखा देना था, है ना। ये जो है आपका मुंबई कोलकाता पर बसा हुआ है, जमशेदपुर तो मार्केट हो गया, ठीक है। यहाँ से उसको गुरु मस्तानी नोआ मंडी से आयरन ओर मिलता है, इस साइड ही उड़ीसा से, सुंदरगढ़ से, क्लियर, मैग्नीज वगैरह मिलता है, या चूना वगैरह मिलता है, चूना पत्थर वगैरह, ठीक है। इधर से झरिया रानीगंज से इसको कोल मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो 2 नदियां हैं, स्वर्ण रेखा और खरकई, उससे क्या मिलता है, पानी मिलता है। बोकारो का भी वैसे ही कंडीशन है, लेकिन उसको जो चूना पत्थर मिलता है उधर भवनाथपुर से मिलता है, गढ़वा से मिलता है। तो राउरकेला का भी लगभग यही आसपास से हर चीज मिलता है, भद्रावती हो गया, बैलाडेला से आपका कुछ को विशाखापट्टनम को मिलता है। तो सबका जो है आपको लिख देना था, लास्ट में समीक्षा कर देना था। समीक्षा जरूर कर दीजिए, जब समीक्षा बोला है कर दीजिए। समीक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपने कारक बताया, फैक्टर्स बताया, तो भारत के जो अधिकांश स्टील प्लांट हैं, क्या चीज में प्लस में है, क्या चीज में माइनस में है। दूसरे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को डाल सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि इतना अधिक यहाँ पर संभावना, इतना अधिक आयरन और चूना पत्थर वगैरह उपलब्ध है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज का स्थापना हो सकता है। कोकिंग कोल की समस्या है, 95% कोकिंग कोल तो झारखंड से ही होता है, लेकिन फिर भी हमको विदेशों से आयात करना पड़ता है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटा पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमारे पास आयरन ओर है उसको हम अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो अगर हम लोग खुद यूज कर पाए सही पुनर्वास विस्थापन नीति बना करके, तो बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ लगे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। समीक्षा में इस सब चीज को आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। झारखंड में कोयले की उत्पत्ति और वितरण के विस्तार से चर्चा करें। यहाँ पहला काम आपको जो करना था
उत्पत्ति लिख करके, मैंने भूमिका लिखने के बाद मेन बॉडी पार्ट का बात मैं कर रहा हूँ, उत्पत्ति लिख के अंडरलाइन कर देना था। कोयला तो यहाँ पर आपको पता है गोंडवाना कोयला है झारखंड में, तो गोंडवाना कोयला की उत्पत्ति, गोंडवाना कोयला की उत्पत्ति जो है आपका कैसे हुआ था, तो कार्बोनिफरस काल में हुआ था। ठीक है, उस समय के जंगल जब दब गए, अत्यधिक ताप और दाब के कारण लंबे समय में वो रूपांतरित हो गए। ठीक है, तो काफी पुराना कोयला है। क्लियर, तो सारे उत्पत्ति को शॉर्ट में आपको समझा देना था अच्छी तरह से, कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ। उसके बाद वितरण को थोड़ा विस्तार से कर देना था। मैप जितना भी बताया गया था, वितरण का अर्थ ये नहीं है झारखंड में कि सिर्फ आप दामोदर घाटी वाले को दिखा दिए, वो सतही उत्तर हुआ। ठीक है, उसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में कोयला के डाल्टनगंज वगैरह क्षेत्र में जो आपका हर जगह साक्ष्य मिला है कोयला का, कुछ कुछ प्रोडक्शन भी हो रहा है, हर क्षेत्र को जो है आपको दिखाना था जितना आपको नोट्स में दिया गया है। क्लियर, और कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यही आपका पेपर था। पेपर काफी अच्छा था, पेपर 3। आशा है कि आप लोगों ने काफी अच्छा लिखा होगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आपका पेपर 4 के समीक्षा के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी 11वीं जेपीएससी के पेड कोर्स में आना है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, इस पेपर 3 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का आंसर प्लस आंसर स्ट्रक्चर सारे क्वेश्चन के। मैंने फैक्ट्स कुछ नहीं रहेंगे, कैसे लिखना था, क्या क्या डालना था, इस टाइप का रहेगा। अपना समय नहीं था इसलिए, हालांकि नोट्स अधिकांश दिया ही हुआ है तो विशेष दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि आपके नोट्स से लगभग 80 से 90% ऑब्जेक्टिव भी आ गए हैं, जबकि मैं अभी केवल इतना नोट्स दे पाया था कि इस बार आप लोग एग्जाम दे सके सुविधानुसार। अगला बार तो खैर सारा का सारा प्रश्न आ जाएगा, निश्चिंत रहिए और तैयारी अभी से कीजिए अगले बार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना लिखने में अच्छा नहीं लगता है विदाउट प्रैक्टिस, सही मटेरियल ना हो तो। ठीक है, ठीक है।